फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब ग्रुप डी में आने वाले उन सभी क्वेश्चन को करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में ग्रुप डी द्वारा पूछा गया है। अर्थात रेलवे ने अपने पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों को बेहद क्रम से करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, चाहे वह ग्रुप डी की हो, चाहे आरपीएफ की हो, या आपके रेलवे एसआई की हो। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल क्या होता है या कौन सा है? ऑप्शन ए रेफ्लेशिया है, ऑप्शन बी वोल्फिया है, ऑप्शन सी लोडोसिया है, या फिर ऑप्शन डी सिकोया है। तो बात की जाए विश्व के सबसे बड़े फूल की, तो विश्व का जो सबसे बड़ा फूल है वह आपका रेफ्लेशिया या रेफ्लोशिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्लेशिया या रेफ्लोशिया। और फ्रेंड, बात करें कि विश्व का जो सबसे छोटा फूल है वह कौन सा है, तो वह आपका वोल्फिया है। कौन सा? वोल्फिया है। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। अर्थात हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है वह पूछा गया है। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 1490 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 5130 मीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन डी 1269 मीटर प्रति सेकंड। तो बात की जाए हवा में ध्वनि के वेग की, तो फ्रेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। अर्थात शुद्ध जल का जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू होती है वह क्या होती है। ऑप्शन ए 8.4 होता है, ऑप्शन बी 7 होता है, या फिर ऑप्शन सी 6 होता है, या फिर ऑप्शन डी 7.4 होता है। तो बात की जाए शुद्ध जल में जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है वह होता है 8.4। क्या होता है? 8.4। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8.4। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए आइनोसेपियंस होता है, ऑप्शन बी रेनोसेपियंस होता है, ऑप्शन सी होमोसेपियंस होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा होमोसेपियंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमोसेपियंस। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। अर्थात जो पीला कांच होता है उसका कारण क्या होता है, अर्थात उसमें क्या मिलाया जाता है कि कांच का रंग पीला हो जाता है। चलिए फ्रेंड, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी फेरिक लवण, ऑप्शन सी गोल्ड क्लोराइड, या फिर ऑप्शन डी फेरिक ऑक्साइड। तो फ्रेंड, बात की जाए कांच का जो पीला रंग होता है वह आपका होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। इसी के कारण कांच का रंग जो पीला होता है वह होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो फ्रेंड, कांच का रंग हरा किस कारण होता है ये आप सब हमको कमेंट करके बताएंगे कि कांच का रंग हरा किस कारण होता है। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि धूप के चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो धूप वाला चश्मा होता है उसके लेंस के लिए किस कांच का हम प्रयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्रूक्स कांच का, ऑप्शन बी क्राउन कांच का, ऑप्शन सी सोडा कांच का, या फिर ऑप्शन डी मृदु कांच का। तो फ्रेंड, बात की जाए धूप के चश्मे में जो लेंस जिस कांच का बनाया जाता है वह है आपका क्रूक्स कांच। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रूक्स कांच। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि एक पैदम बराबर होता है। अर्थात एक पैदम कितने फीट के बराबर होता है। ऑप्शन ए 1 फीट के बराबर होता है, ऑप्शन बी 2 फीट के बराबर होता है, ऑप्शन सी 4 फीट के बराबर होता है, या फिर ऑप्शन डी 6 फीट के बराबर होता है। तो फ्रेंड, बात की जाए एक पैदम की, तो एक पैदम ये आपका बराबर होता है 6 फीट के। किसके? 6 फीट के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 फीट। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। अर्थात वह टेम्परेचर कौन सा है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन बी
40 या फिर ऑप्शन डी 60। तो फ्रेंड बात की जाए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना -40 डिग्री पे बराबर होता है। किस पे? -40 डिग्री पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -40 डिग्री। और फ्रेंड बात की जाए इसके रिलेशन की, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? इसका रिलेशन हो जाएगा 6 - 0/100 इज इक्वल टू F-32/180। फ्रेंड इन दोनों के बीच में इस रिलेशन का संबंध होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -40 डिग्री मिलेगा। इसके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना इसी -40 डिग्री टेम्परेचर पर समान होते हैं। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए बीज होता है, ऑप्शन बी एरिल होता है, ऑप्शन सी मध्य भित्ति होता है या फिर ऑप्शन डी भ्रूणपोष होता है। तो बात की जाए लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वह आपका होता है एरिल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिल। क्या? एरिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? ऑप्शन ए रैफ्लोशिया होता है, ऑप्शन बी वोल्फिया होता है, ऑप्शन सी गेंदा होता है या फिर ऑप्शन डी चमेली होता है। तो फ्रेंड उपरोक्त प्रश्न में हमने आपको बताया ही था कि जो सबसे बड़ा फूल है वह आपका रैफ्लेशिया या रैफ्लोशिया है, या और सबसे छोटा फूल आपका वोल्फिया, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अर्थात मलेरिया से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग कौन सा है? ऑप्शन ए प्लीहा है, ऑप्शन बी वृक्क है, ऑप्शन सी मेरुरज्जु है या फिर ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र है। तो बात की जाए मलेरिया रोग से शरीर को प्रभावित होने वाला जो अंग है वह आपका प्लीहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? अर्थात वह कौन सा रोग है जिसके रोकथाम के लिए हम बीसीजी के टीके का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए टीबी के लिए, ऑप्शन बी पोलियो के लिए, ऑप्शन सी मलेरिया के लिए या फिर ऑप्शन डी चेचक के लिए। तो फ्रेंड बात कीजिए बीसीजी के टीके का जो हम प्रयोग करते हैं वह हम करते हैं टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और बात कीजिए पोलियो, पोलियो के लिए हम प्रयोग करते हैं MMR का टीका। किसका? MMR का टीका। किसके? MMR। इसका पूरा नाम क्या होता है? मीजल मम्प्स एंड रूबीज इसका पूरा नाम होता है। और बात कीजिए चेचक के टीके के लिए, तो चेचक के टीके का खोज किसने किया था? यह आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 746 वाट के, ऑप्शन बी 346 वाट के, ऑप्शन सी 746 वाट के या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बात की जाए जो एक अश्व शक्ति बराबर होता है यह वाट के, क्योंकि अश्व शक्ति जो होती है यह वाट का मात्रक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्व शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 746 वाट होगा, 746 जूल नहीं होगा। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? फ्रेंड अब यह धातु दी गई है और पूछा गया है कि इसका निष्कर्षण हम किस अयस्क से करते हैं। अर्थात हमें अयस्क का नाम पूछा गया है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं। क्यूप्राइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट या फिर ऑप्शन डी हेमेकाइट। तो फ्रेंड बात की जाए एल्युमिनियम के अयस्क का, अर्थात एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम जिस अयस्क से करते हैं उसका नाम क्या है? बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। तो फ्रेंड जो ये टॉपिक दिया गया है इस टॉपिक से संबंधित ट्रिक की वीडियो हमने आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अर्थात जो इसकी जो लिंक है इसको मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप सभी इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न आपको आपकी इस प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अर्थात विभिन्न धातुएं और वह धातुएं किन अयस्कों से प्राप्त होती हैं, इस टॉपिक से संबंधित लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव धातु अर्थात वह धातु कौन सा है जो हमें द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी सोना। तो बात की जाए फ्रेंड द्रव धातु तत्व यह आपका हो जाएगा पारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव धातु। यह आपका धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और बात कीजिए ब्रोमीन की, किसकी? ब्रोमीन की। यह आपका अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया कि द्रव अधातु, देखिए फ्रेंड पूछ लिया गया कि द्रव अधातु तत्व कौन सा होता है, तो यह आपका होता है ब्रोमीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। और पारा क्या होता है आप सब जानते हैं, यह होता है द्रव धातु। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। ऑप्शन 9.8 मीटर के, ऑप्शन बी 10 टू पावर 5 डाइन के, ऑप्शन सी 10 टू पावर 7 अर्ग के, या फिर ऑप्शन डी 4.18 जूल के। तो फ्रेंड बात की जाए 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो यह बराबर होता है 10 टू पावर 5 डाइन के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है यह। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या होता है। ऑप्शन ए लिशमानिया होता है, ऑप्शन विनियोकोमा होता है, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम होता है, या फिर ऑप्शन डी पास्ट्यूरेला होता है। तो फ्रेंड बात की जाए मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारक है वह आपका है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, अर्थात इसी के कारण ही हमें मलेरिया रोग होता है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक अर्थात पानी का जो अपवर्तनांक संख्या होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 1.33 होती है, ऑप्शन बी 3.46 होता है, ऑप्शन सी 1.52 होता है, या फिर ऑप्शन डी 2.42 होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए पानी का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.33। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.33। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि विटामिन डी का आविष्कार किया था विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए फंक ने किया था, ऑप्शन बी मैकुलन ने किया था, ऑप्शन सी होलकट ने किया था, या फिर ऑप्शन डी हॉपकिंस ने किया था। तो बात कीजिए विटामिन डी का आविष्कार या खोज की बात की जाए तो यह की थी हॉपकिंस ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉपकिंस। अब चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि हल्दी में पीला रंग का कारण होता है, अर्थात जो हल्दी का रंग पीला होता है वह किसके कारण होता है, किस तत्व की या किस पिगमेंट की के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। ऑप्शन ए कैप्सेनेथिन के कारण, ऑप्शन बी कुरकुमिन के कारण, ऑप्शन सी ट्राइटरपाइन के कारण, या फिर ऑप्शन डी कैप्सेसिन के कारण। तो फ्रेंड बात की जाए कि जो हल्दी का रंग पीला होता है वह होता है ऑप्शन बी कुरकुमिन के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुरकुमिन के कारण ही हल्दी में जो पीला रंग होता है वह होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गैसों में गैस का उदाहरण है, अर्थात गैसों में गैस कौन सा होता है। ऑप्शन ए सोडा वाटर, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी समुद्री जल, या फिर ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो फ्रेंड गैसों में गैस की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वायु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए लाउड स्पीकर का, ऑप्शन डी माइक्रोफोन का, ऑप्शन सी डायनेमो का, या फिर ऑप्शन डी सितार का। तो फ्रेंड बात की जाए यांत्रिक ऊर्जा को जब हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तो वह हम करते हैं डायनेमो के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि शेरी कल्चर किससे संबंधित है, शेरी कल्चर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी शहद उत्पादन से, ऑप्शन सी रेशम उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी जैतून की कृषि से। तो फ्रेंड बात कीजिए शेरी कल्चर यह किससे संबंधित है, यह आपका संबंधित है रेशम उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम उत्पादन से। शेरी में री से आप समझ लीजिएगा रेशम उत्पादन, से शेरी कल्चर और री से आपका रेशम उत्पादन। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात हृदय में किसी रोग को हम जानने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, अर्थात वह कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा हम हृदय के रोगों को जांचते हैं। ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी सीटी स्कैन, ऑप्शन सी ईईजी, या फिर ऑप्शन डी ईसीजी। तो फ्रेंड बात की जाए हृदय में विकार का पता लगाने के लिए हम जिस टेक्निक या तकनीक का प्रयोग करते हैं उसको हम ईसीजी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसीजी। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और फ्रेंड बात की जाए किसकी, बात की जाए पेसमेकर की, तो इसे हम कृत्रिम हृदय कहते हैं। क्या, इसे हम कृत्रिम हृदय कहते हैं। और बात कीजिए सीटी स्कैन की, तो यह कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होता है जो हमारे पूरे शरीर की जाती है। और जो ईईजी होता है यह क्या होता है, यह मस्तिष्क से संबंधित विकार का पता लगाने के लिए हम इस तकनीक का प्रयोग करते हैं ईईजी। इसे इलेक्ट्रो इमरजेंसी ग्राफ कहते हैं शायद। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है, खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा रोग है वह इसका संबंध कृषि के किससे है? ऑप्शन ए धान से है, ऑप्शन बी गेहूं से है, ऑप्शन कपास से है, या फिर ऑप्शन डी गन्ना से है। तो फ्रेंड बात की जाए खैरा रोग तो यह संबंधित है धान से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खैरा रोग जो है वह आपकी धान की खेती से संबंधित है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया केल्विन स्केल पर कमरे का ताप समान होता है, अर्थात केल्विन स्केल होता है उस पर कमरे का ताप कितना होता है? ऑप्शन ए 37 केल्विन होता है, ऑप्शन बी 373 केल्विन होता है, ऑप्शन सी 300 केल्विन होता है, या फिर ऑप्शन 310 केल्विन होता है। तो फ्रेंड बात की जाए केल्विन स्केल पर जो कमरे का सामान्य ताप होता है वह 300 केल्विन का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 केल्विन का होता है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड जो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं ये सब रेलवे द्वारा अपने पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज हम सब इन्हीं सब प्रसिद्ध प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि रेलवे द्वारा पूछा गया है और इनके पूछे जाने की संभावना आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनी रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड पाई जाती है, ऑप्शन बी टार्टेरिक एसिड पाई जाती है, ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी यूरिक एसिड पाया जाता है। तो फ्रेंड बात की जाए दूध में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? निम्न में कौन अदिश राशि है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन वेग, ऑप्शन सी त्वरण, या फिर ऑप्शन डी बल। तो बात की जाए अदिश राशि तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसी राशि? ये आपकी एक अदिश राशि है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि टेटनस रोग किसके कारण होता है? टेटनस रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस के कारण होता है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ के कारण होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बात की जाए टेटनस रोग किसने टेटनस रोग ये किसके द्वारा होता है? ये आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस टॉपिक से भी रिलेटेड जो ट्रिक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको इस प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा 100%। तो इससे संबंधित जो ट्रिक बनाई गई है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम अगले प्रश्न का बात करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 3 × 10 मीटर सेकंड, 2.25 × 10 मीटर सेकंड, 2 × 10 मीटर सेकंड, या फिर डी 1.96 × 10 मीटर सेकंड। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो इसको आप सही कर लीजिएगा। 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो साधारण बातचीत होती है उसकी तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? ऑप्शन ए 70 डेसिबल होती है, ऑप्शन 15 डेसिबल से 20 डेसिबल होती है, ऑप्शन सी 30 डेसिबल से 40 डेसिबल होती है, या फिर ऑप्शन डी 180 डेसिबल होती है। तो फ्रेंड बात की जाए जो साधारण बातचीत की तीव्रता होती है डेसिबल में वह आपकी होती है 30 डेसिबल से लेकर 40 डेसिबल तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? जो समुद्री जल होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7 होता है, ऑप्शन बी 7.4 होता है, ऑप्शन सी 8.4 होता है, या फिर ऑप्शन डी 8 होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए जो समुद्री जल का पीएच मान होता है वह 8.4 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.4 होता है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। पोलियो रोग में प्रभावित शरीर को प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए यकृत होता है, ऑप्शन बी प्लीहा होता है, ऑप्शन तंत्रिका तंत्र होता है, या फिर ऑप्शन लिम्फ ग्रंथि होती है। तो फ्रेंड बात की जाए जो पोलियो रोग में शरीर को प्रभावित होने वाला अंग है वह आपका कौन सा है? वह आपका है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो रोग में शरीर को प्रभावित होने वाला अंग क्या है? वो है तंत्रिका तंत्र। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, अर्थात गेहूं का जो खाने योग्य भाग होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए भूड़पोष होता है, ऑप्शन बी बीज पत्र होता है, ऑप्शन बीज होता है, या फिर ऑप्शन डी एरिल होता है। तो फ्रेंड बात की जाए गेहूं का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। और बात की जाए एरिल की, तो एरिल को आपको पता है कि यह लीची का खाने योग्य भाग है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, अर्थात सीसा संचालक बैटरी में हम किस सेल का या किस एसिड का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन डी एस्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए जो सीसा संचालक बैटरी होती है उसमें हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है, अर्थात पारा का न्यूनतम वैल्यू क्या है जिस पर पारा जम जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -39 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी -69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसा फ्रेंड हम सब जानते हैं कि पारा धातु है वह की द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसका न्यूनतम हिमांक भी होता है जिसके द्वारा यह जम जाता है, तो वह होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन पैमाने का वह कौन सा बिंदु है जिस पर जल उबलता है। ऑप्शन ए 737 केल्विन, ऑप्शन बी 373 केल्विन, ऑप्शन सी 210 केल्विन, या फिर ऑप्शन डी 100 केल्विन। तो बात की जाए केल्विन पैमाने का वह बिंदु जिस पर जल उबलता है वह आपका है 373 केल्विन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, अर्थात जल का क्वथनांक अर्थात जिस ताप पर जल उबलता है वह कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन ए 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 101 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बात की जाए जल के क्वथनांक की, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है, अर्थात वह कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी। ऑप्शन ए लाल रंग की, ऑप्शन बी बैंगनी रंग की, ऑप्शन सी पीले रंग की, या फिर ऑप्शन डी हरे रंग की। तो फ्रेंड बात की जाए जिस वो कलर की जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तो वह हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। तो चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सूर्य में के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अर्थात जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए लाल रंग के, ऑप्शन बी हरे रंग के, ऑप्शन सी नीले रंग के, या फिर ऑप्शन डी बैंगनी रंग के। तो फ्रेंड बात की जाए सूर्य के प्रकाश में जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है वह आपका कौन सा है, वह आपका है बैंगनी रंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसमें हमको जो प्रकीर्णन है वह सबसे अधिक होता है। और बात कीजिए तरंग दैर्ध्य की तो इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। और बात कीजिए लाल रंग की तो लाल रंग में प्रकीर्णन मतलब न्यूनतम होता है, कितना न्यूनतम होता है, और तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है लाल रंग का। तो फ्रेंड आज का यह टॉपिक का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इस टॉपिक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे जो हमारी अगले प्रश्नों की श्रृंखलाओं की सीरीज आएगी या PDF आएगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।